दुष्यंत कुमार की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं अनुज हनुमत एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जिसमें आपको प्रेरणा मिलेगी और एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष की यात्रा है जिसने शुरुआत की और उस हालत में की जब उनके घर में लोन ही लोन था। ये दिशा तय नहीं थी कि आखिर क्या होगा। एक कक्षा 8 का पास आउट लड़का घर की उम्मीदों को कैसे आगे बढ़ाता है और कैसे आज करोड़ों रुपए के व्यापार का एक कह सकते हैं कि बादशाह बना हुआ है। लगातार व्यापार के दम पर अपनी जो छवि है, ईमानदार छवि, उसको भी लगातार बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह जाता है कि सारे धन तब तक सार्थक नहीं है जब तक सपूत घर में ना हो, यानी कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो सब धन संचय। अभी ही इनके दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टरी लाइन में सफल हो गए हैं और ये एक बड़ी बात होती है एक पिता के लिए। मेरे साथ हैं जनपद चित्रकूट के काफ़ी प्रतिष्ठित धनाढ्य, उसके साथ साथ सरल स्वभाव के रामबाबू गुप्ता जी, जो कि हमारे साथ होंगे। उनसे हम बात करेंगे ग्राउंड जीरो पर उनकी सफलता की कहानी जानेंगे कि आखिर कैसे जिस दौर से उन्होंने शुरुआत की और आज जब 21वीं सदी में लगातार युवा भटक रहा है, भाग रहा है और कह रहा है कि हमें नौकरी चाहिए, तो ऐसे दौर में कैसे आप सफल हो सकते हैं, कैसे आपको ये मूल मंत्र प्राप्त हो सकता है, रामबाबू जी से हम जानेंगे। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है सर। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप, कैसे शुरुआत हुई थी आपकी? शुरुआत हमारी हुई थी कक्षा 8 पास किया हमने 82 में। 82 पास करने के बाद घर में ये चर्चा हुई कि भाई आगे पढ़ाने की स्थिति नहीं है, आप लोग सब बिजनेस करिए, व्यापार करिए, घर की स्थिति ठीक नहीं है। मैंने वहीं गांव रौली है यहाँ से 21 किलोमीटर पे, वहाँ से मैंने गल्ले का काम शुरू किया जो देहातों में होता छोटा मोटा। तो करते करते फिर हमें करबी से जुड़े। करबी में आए तो सिनेमा में उस समय हड़ताल चल रही थी, तो 1988 में हमने सिनेमा में दुकान रखी, वो हमारी कैंटीन थी। उस कैंटीन में पान लगाना शुरू किया। पान से हमारी इच्छा तो थी ही बढ़ने की और मेहनत करने की क्षमता थी। हमने उसमें 14 घंटा 16 घंटा मेहनत किया, सब लोगों से व्यवहार बनता चला गया। इसके बाद हमें ये लगा कि और कुछ किया जाए, तो उसमें हमारे एक लाला रिक्शा कंपनी थी, उससे हमारे संबंध बने। उन्होंने हमें 5 रिक्शे किराए के दिए, उनको हम किराए से चलवाने लगे, उनका पेमेंट किया। उनका पेमेंट करते करते हमने उनसे 40 रिक्शे खरीदे और बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा था। उस समय किराया 5 रुपये था। इस तरह किनारा करते करते फिर हमने कॉफ़ी का स्टॉल लगवाया, उसमें भी हमारा ब्रांड था। बचपन से सोच यही थी कि हम कमाएंगे ज़रूर, लेकिन पहले ग्राहक का फ़ायदा और ग्राहक को अच्छा लगना चाहिए। उस समय चाय 50 पैसे की थी और कॉफ़ी मेरी 60 पैसे की थी। कॉफ़ी नेस्ले की ही होना चाहिए, मतलब ब्रांड में कभी समझौता नहीं और रेट में कभी लालच नहीं। जैसे कहा जाता है कि बिजनेस में आप धर्म और कर्म 2 सीढ़ियाँ हैं, 2 सीढ़ी लेके चलना चाहिए। धर्म में आता है कि जैसे हम सुबेरे से उठते हैं, गौ सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, पौशाला चलाते हैं, ये हमारे पूर्वजों का कहना था। और कर्म हो गया कि सुबेरे से उठो, 1 घंटे पहले बेड में ये जान लो कि आज की मेरी दिनचर्या ये होगी, ऐसे ऐसे काम करना है। तो ये मेरा सिस्टम था, वही सिस्टम लागू किया। सिनेमा में मेरी इतनी भीड़ लगती थी कि 4-4 कर्मचारी रहते थे और इतना व्यापार होता था कि हमने कभी उस दिन का पैसा उस दिन नहीं गिन पाते थे, क्योंकि छोटा छोटा धंधा था, 50-50 पैसे कलेक्ट करना, तो उस दिन हम नहीं गिन पाते थे। यही भगवान ने हमें बढ़ाया। यहाँ के बाद फिर हम बढ़ते चले गए। फिर हमने एक 5 पहिया का ऑटो खरीदा। उसमें इतना चलता था कि इस समय गाड़ी थी नहीं यहाँ किसी के पास, हमारी गाड़ी खूब चली। इसके बाद हमें यूनियन बैंक के मैनेजर मिले, वो कलकत्ता के थे। तो बंगला भाषा में उन्होंने मुझे कहा कि यार कुछ लोन ले लो। मैं कहा सर मैं लोन क्या करूँगा, मेरे धंधे में इतना पर्याप्त धन है। फिर एक आध हफ्ते बाद कहा, तो उस समय एक गाड़ी आती थी बजाज की 407, वो हमने खरीदी। उन्होंने मुझे लोन किया, वो मेरे लिए भगवान थे। 1 पैसा उस दौर पे उन्होंने हमसे रिश्वत नहीं ली। इसके बाद हमारा बढ़िया चला और वो डेली आते थे। ब्रांड हमारा था गोल्ड फ्लैग सिगरेट, उस समय ज़िले में नहीं मिलती थी, जिला भी नहीं था। तो कॉफ़ी पिए, सिगरेट पिए और हमसे कहें पैसा दे, वो पैसा लेके जाते थे, क्योंकि मैं उनके समय लड़का था।
तो लड़के की तरह डील किया उन्होंने मुझे और 11 महीने में लोन अदा करा लिया। फिर गाड़ी दिया उन्होंने मुझे। जब वो गाड़ी में 709 आई, उस समय लीलैंड लेने जा रहा था तो उन्होंने मना किया, नहीं लीलैंड नहीं लेना। मैं तो ऐसे काम किया उन्होंने मेरे साथ जैसे मैं उनका बेटा हूँ, एक गार्जियन की तरह। फिर उन्होंने मुझे टाटा की गाड़ी खरीदवाई, उस गाड़ी का लोन 18 महीने में अदा हुआ। फिर उन्होंने तीसरी गाड़ी दी, तीसरी गाड़ी देने के बाद वो ट्रांसफ़र हो गए। जब ट्रांसफ़र हो गए तो मैंने उनका सामान लदवाया, बड़ी सेवा की और भावुक हो गए हम। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, ये मेरी ड्यूटी थी, जो कि कुछ ही लोग ये कहते हैं। उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी थी, मैंने ड्यूटी पूरी की। ये गाड़ी हो गई। इसके बाद हम वहाँ से हट कर के बस स्टैंड में आए, बिल्डिंग मटेरियल बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद एक हमारे IP सिंह साहब थे, कलेक्ट्रेट के वो एक्सियन थे, कलेक्ट्रेट बनना था उस समय, उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे ठेकेदार बना दिया। ठेकेदारी में आज भी मैं अपने आप को ये मानता हूँ और जब कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरे नाती पोता कहें कि ये बिल्डिंग या ये पुल मेरे बाबा का बनाया है। इसी तर्ज में मैंने आपका कलेक्ट्रेट बनाया, जिला अस्पताल बनाया, जिला जेल बनाया, ट्रैफिक चौराहे के पास ROB है ये बनाया और 20 साल हो गए कलेक्ट्रेट को बने। मुझे नहीं लगा कि किसी जगह एक भी छपाई हुई है। यही मेरे आज भी वही सिस्टम है काम करने का। तो आदमी को 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए, कर्म और धर्म। इन चीज़ों से बिलक नहीं होना चाहिए। शुरू में मेरी ये इच्छा थी बच्चों को डॉक्टर बनाना है, बिटिया को डॉक्टर बना दिया, MDS कर लिया, बेटे को MBBS करा दिया और बस यही मेरा सफ़र रहा और सफ़र अच्छा रहा। पिताजी भी मेरे यही व्यापार करते थे, उनको घाटा लग गया था। पहले गांव में हमारे बाबा जी बैलगाड़ी से जांत और चक्री की सप्लाई करते थे, 8-8, 10-10 गाड़ियों में। फिर हमारे पिताजी ने बढ़ाया तो उन्होंने ट्रक लिया, फिर उनको घाटा लगा तो हम नीचे चले गए। अब भगवान की दया से आप लोगों के सामने है और यही है कि कर्म और धर्म 2 चीज़ को लेके चले हैं और आगे भी हम चलते रहेंगे। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि उस दौर में जब आप पान की दुकान लगाते थे, आप कॉफ़ी बेचते थे, आप सिनेमा के ग्राहकों को मैनेज करते थे कि भाई ग्राहक आएंगे तो हमारा चलेगा। उस दौर का रामबाबू गुप्ता और आज के दौर के रामबाबू गुप्ता में क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या जो भूख है कुछ करने की वो उसमें कुछ फ़र्क आया है या आज भी आप अपने आप को यंग मानते हैं काम करने में? आपने सही पूछा। काम के लिए तो मैं अभी भी यंग हूँ और आज भी मैं 6 बजे से उठता हूँ, योगा करता हूँ, गायों को भोजन कराता हूँ और धर्म के काम करता हूँ। लेकिन काम में अभी कमी नहीं, मुझे काम करने में मज़ा आता है और आगे भगवान अगर चाहेगा तो और अच्छा करेंगे। जैसे मेरा बेटा अगर अच्छा डॉक्टर बन के आ जाता है और बन के आ ही गया है, अच्छा काम करता है, अगर उसकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है तो मैं ज़िले में नर्सिंग होम दूंगा। और वो नहीं होगा जैसे कि आजकल टीवी में अक्सर चलता रहता है कि मरीज अगर मर जाए तो उससे पैसा न लिया जाए। तो हो सकता है भगवान मेरे ही द्वारा ये शुरू कराए कि अगर किसी के साथ घटना दुर्घटना हो जाती है तो उस समय तो मैं चाहूँगा कि उसको फ्री होना चाहिए। मेरी सोच यही है कि मैं वही किया हूँ, हट के किया हूँ। मैंने काफ़ी बेची, कोई नहीं बेच रहा था। मिल्क बादाम बनाया, कोई नहीं बना रहा था। इंटरलॉकिंग बनाई, मैंने पहली बनाई। मतलब कोई भी काम किया मैंने अच्छा किया। उस समय लोग रिक्शे सड़े गले चलाते थे, मैंने न्यू रिक्शा दिया। कभी भी किसी गरीब का शोषण नहीं किया। अच्छा, एक ऐसा वाक़या क्या आप बता सकते हैं कि जिससे आपको ये लगा हो कि इस वाक़ये ने मेरी मतलब तस्वीर बदल दी, या मैं ये ना किया होता तो मैं आज यहाँ पे ना होता? कुछ ऐसा वाक़या जिससे धर्म और कर्म के बीच जो आप लगातार बात बोल रहे हैं उसमें उससे आपको बैलेंस करना पड़ा हो कभी? कोई एक ऐसी बात जो छू गई हो, आज भी याद हो? एक छूने वाली बात तो ये है कि उस समय 8वीं पास बच्चा पुलिस में जा सकता था और मैं स्पोर्ट्स से ठीक था। तो मैं गया झांसी, तो मुझे आ गया बुखार। मगर धत तेरे की किस्मत खराब है। जब वो फिर हम अपना बैग किए और चले आए। आज मैं सोच रहा हूँ कि काश अगर वो उस समय पुलिस में भर्ती हो जाता तो ये ना होता। और अच्छा है, और 35 साल से आज तक मुझे ऑक्सीजन नहीं दिखा और आज भी ऑक्सीजन नहीं। युवाओं को जो सोचते हैं लोग कि बिजनेस को किनारे करते हैं और सरकारी नौकरी में हमें मास्टर बन जाएं तो 50,000 पाएं, वो सोच गंदी है, वो मानसिकता अच्छी नहीं है। व्यापार में इतने अच्छे अवसर हैं। पहले तो लोन ढूंढे नहीं मिलता था, अब तो बैंक घर घर आती हैं। हम लोगों के बैंक वाले पीछे पड़े हैं लोन देने को। तो इन लोगों को अच्छा काम करना चाहिए।
कभी कभी लोग कहते हैं कि मुंगौड़ा पकौड़ा तलने के लिए कहते हैं। अरे मैं तो आज भी चैलेंज करता हूँ कि मुझे बिठा दीजिए, मुंगौड़ा पका करके मैं 50-60 हज़ार कमा सकता हूँ, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आजकल देखिए कहीं पे आदमी ढूंढे नहीं मिलता है, काम की बहुत ज़रूरत है। मैं खुद इतने कर्मचारी रखता हूँ तो मुझे लगता है कि आदमी की कमी है, लेकिन आदमी की कमी है, अलाइयों की कमी नहीं है। जिनको फ्री के पैसे की खाने की आदत है, चोरी करने की आदत है, उनके लिए गलत है। मैंने 18 में GST का प्रशस्ति पत्र लिया, डिप्टी कमिश्नर चित्रकूट ने दिया। अभी फिर मुझे प्रशस्ति पत्र मिला GST का। हमने GST का भी स्वागत किया, वैट का भी स्वागत किया। सरकार से हम नहीं डरे, सरकार को फाइट किया, सरकार को हिसाब दिया और आगे भी हिसाब देते रहेंगे। अब मैं हर व्यापारी को मैसेज करना चाहता हूँ कि घर में एक लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए जो कंप्यूटर में बैठे। अगर वो कंप्यूटर में बैठ गया तो कोई अधिकारी आपसे पूछ नहीं सकता कि आप क्या करते हैं, और ना हमारे दरवाजे आ सकता, क्योंकि ऑनलाइन सब शो कर रहा है कि हमने कितना बेचा, कितना खरीदा, कितना क्या किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल थोड़ा सा, क्योंकि आप मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी में भी आप सेवाएं दे रहे हैं और कहा यह भी जाता है कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसे समाज की सेवा में अग्रणी रूप से आ जाना चाहिए। राम बाबू गुप्ता जी क्या सोच रहे हैं राजनीति को लेकर? कभी कभी ये भी कहा जाता रहा कि नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे, कभी लोगों ने कहा कि विधायक भी बन सकते हैं। ये जो सफ़र है ये कब शुरू होगा? क्या चाह रहे हैं, क्या मन में कुछ चल रहा है कि डायरेक्ट सेवा की जाए? क्योंकि आप तो अन्य जानवरों के लिए भी खुले तौर पर सेवा कर रहे हैं अपने घर के बगल में ही, तो कुछ मन में चल रहा है राजनीति को लेकर? मैं भारतीय जनता पार्टी में आने का कारण मेरा सिर्फ यही था, समाज सेवा करना, और इसके एक तो अच्छा मंच मिलता है काम करने के लिए। बाकी मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। लोग कहे जरूर रहे थे कि चेयरमैनी के लिए, और मैं नाम भी चल रहा था, पार्टी मुझे चाहती भी थी, लेकिन दिल से मैं नहीं चाहता था कि मैं अभी कुछ करूंगा फिर लोग मेरे लिए कुछ बोलेंगे। राजनीति से मुझे कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। इतना इंटरेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, समाज के लिए, देश के लिए वो कर रही है, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। बाकी मेरा कोई लालच नहीं है। पार्टी अगर कोई अच्छा निर्णय करेगी और मुझे अच्छा पद देगी तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा अलग करके दिखाऊंगा। सब लोगों जैसे ना मैंने आज तक किया, ना करूंगा तो अच्छा करूंगा। पार्टी अगर मुझे देगी अगर मौका तो बहुत अच्छा करूंगा और दिखेगा समाज को, समाज से कहला लूंगा कि देखो हमने ये किया। लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि 2-4 साल बाद मेरे बच्चे सब स्टैंड हो जाएं, घर से संन्यास लेके फिर पार्टी के लिए ही काम करूं, ताकि मेरे ऊपर किसी प्रकार का दाग ना लगे। जो आजकल तुरंत आदमी दाग लग जाता है, तो दाग ना लगे। दाग ना लगा है, ना लगेगा। हमने छोटे से काम किया, वहाँ भी दाग नहीं लगा। ठेकेदारी जैसा व्यापार करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। लोग अपना काम छुपाते हैं, मैंने बताता है कि मेरा मन कहता है कि बहुत अच्छा काम करता हूँ। जितने मैंने काम किया है आज भी देख लिया जाए। मैंने आपके सामने बता ही दिया, कलेक्ट्रेट बनाया मैंने, 20 साल हो गए, जाके देख लीजिए कहीं पे उधेड़ा गया हूँ। तो अभी तक की पूरी जो बुरा भाग रहा जिंदगी का, उसमें यूथ के लिए क्या है? मतलब यूथ के लिए आदमी पहले ये सोच ले कि हमें मेहनत करना है, और मेहनत के साथ साथ धर्म भी करना है। अगर धर्म को लेके चलेंगे, पता चला हमने 12 घंटा मेहनत किया, 2000 कमाए, 500 की उड़ा दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हम धर्म कर्म को लेके चलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। और आदमी को 3 चीज़ याद होना चाहिए: कर्म, धर्म और काम। वो सॉरी मैं भूल रहा हूँ, कर्ज, मर्ज, फर्ज। 3 चीज, कर्ज, मर्ज, फर्ज। ये 3 चीज़ों को याद रखिए तो सफल होंगे और कुछ भी गलत नहीं होगा और बढ़ेंगे। ये सत्य है। अब भगवान कामतानाथ जी तो है ही यहाँ पे, कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ राम बाबू गुप्ता जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं इस बुंदेलखंड में, और इनकी जो जन्मभूमि कर्मभूमि है वो चित्रकूट है। ग्राउंड जीरो में अभी फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे ही सफल व्यक्ति की प्रेरणादायी कहानी के साथ, जिससे आपको मदद मिल सके और आप ये समझ सकें कि जीवन का मूल मंत्र क्या है।